हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी प्रैक्टिस लगातार बेहतर होती जा रही होगी, क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे कि हम कहाँ सही और कहाँ गलत कर रहे हैं। और वो क्वेश्चंस जो बहुत आसान लग रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन उनमें कहाँ गड़बड़ियां हैं, ये लगातार आप प्रैक्टिस में देखते जा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप गलतियों को लेकर परेशान मत हो और जो चीजें वहां बताई जा रही हैं आपको लेक्चर में, उन पर फोकस करें। हर बार की तरह इस बार भी आपसे यही कहना है कि किसी भी सवाल का आंसर करने से पहले जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और फोकस करेंगे कि प्रश्न को सही से पढ़ा जाए और सारे के सारे विकल्प भी पढ़े जाएं। इसके बाद ही आंसर पर डिसीजन लिया जाए। मैं जानता हूं कि एक कॉम्पिटिटिव मोड जैसा मन में है, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि कौन फर्स्ट आता है। तो यहां फर्स्ट और लास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर दीजिए। सोचिए, यही आपकी कॉग्निशन है, यही आपकी समझदारी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। तो आप सबको पता है कि वो घड़ी बीतती जा रही है कि जब बहुत जल्द एग्जाम का अनाउंस होने वाला होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीटेट को लेकर अभी भी मत भ्रम है कि इस बार ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। शेड्यूल आ चुका था जुलाई में, लेकिन अब तक एप्लीकेशन नहीं आया, ये बड़ी बात है। सितंबर माह के लास्ट तक एप्लीकेशन जरूर आना चाहिए। एग्जाम भी जल्दी ही होगी, अधिकतम 2 से 2.5 महीने में सारा सब कुछ पैक होगा सीटेट का। और ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी होने के साथ साथ ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये बनती जा रही है। आप देखेंगे कि जैसे बिहार गवर्नमेंट ने अपने यहां बिहार टेट को नेग्लेक्ट करके सी टेट को ही मान्यता दे दी है। तो सी टेट को आधार मानकर ही भर्ती हो सकती है आने वाले समय में। तो इसलिए अगर आपका किसी भी राज्य का टेट है तो वो अच्छी बात है, लेकिन फोकस करिए सी टेट जरूर हो। सी टेट जरूर हो, लेकिन इसमें यह भी मत सोचिए केवल पास हो, क्योंकि सी टेट की मेरिट भी जोड़े जाने की संभावना होगी। इसलिए अगर आपका सी टेट है तो एक बार पुनः नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए इस पर काम कर सकते हैं आप। और जैसा कि आप ये भी जान चुके हैं कि सी टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, सी टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब आप स्कोर बेहतर करेंगे। अगर मेरिट में जाना होगा तो मेरिट के आधार पर वहां से चले जाएंगे। और एक और चीज जो आप सबको पता है कि सी टेट को लेकर जो बच्चों में कंफ्यूजन था कि किस सेमेस्टर से सी टेट के सर्टिफिकेट की मान्यता है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खत्म हो गया है, फुल स्टॉप हो गया है, पूर्ण विराम हो गया है कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सीटेट की एग्जाम का सर्टिफिकेट अगर लेते हैं तो मान्य होगा। राइट? तो बहुत सारी चीजें धीरे 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 बदलती जा रही हैं और इनका कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्म आएगा या फॉर्मेट आएगा जिसको देखकर बाद में आपको लगेगा यार कहीं गलती तो नहीं कर दी थी हमने, ये कर लेना चाहिए था, सर ने बताया था, लोग बता रहे थे। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि आप इस पर एक बार फोकस जरूर करें। जिन लोगों का सीटेट है वो सीटेट के नंबर बढ़ाने के लिए, और जिनका नहीं सीटेट है वो सीटेट को 100% पास करने के लिए या फिर अच्छे नंबरों से पास करने के लिए मेहनत करें। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके साथ लगातार चल रहे हैं। राइट? तो आप सभी को एक बार पुनः गुड इवनिंग, और स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो रिलेटेड है चाइल्ड डेवलपमेंट से, ठीक है, बाल विकास से। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? आप पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास के बारे में सत्य नहीं पूछा जा रहा। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास हमेशा विशेष से सामान्य की ओर होता है।
अब आपको 3 सही और एक गलत चुनना है। जो सही है वो आपका आंसर नहीं होंगे, जो गलत है वो आपका आंसर जरूर होगा। तो आप देखेंगे विकास एक व्यवस्थित पूर्व निर्धारित है, पैटर्न भी है इसका, दिशा भी है, तो श्रृंखला भी है, कई चीजें अनुगामी, बिल्कुल मानने वाला है। विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित है, बिल्कुल सही है, दोनों का अभूतपूर्व योगदान है। विकास एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रोसेस है, यानी हर बच्चे में विकास अपना रेफरेंस, दैट मीन्स व्यक्तिगत भिन्नता है, तो बिल्कुल है ये। विकास हमेशा विशेष से सामान्य की ओर होता है, विशेष क्रियाएं पहले, सामान्य क्रियाएं बाद में, गलत है ये। पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, इसके बाद विशेष। पहले क्या करता है? पहले सामान्य क्रियाएं करता है, इसके बाद क्या करता है? विशेष। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चा? फोर्थ इज राइट। आप में से जिन जिन लोगों ने फोर्थ लगाया है उनके सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। परिपक्वता का संबंध है बुद्धि से, रुचि से, विकास से, सृजनात्मकता से। आंसर प्लीज सोचकर जवाब करें। परिपक्वता, मैच्योरिटी का संबंध है बुद्धि से, रुचि से, विकास से, सृजनात्मकता से। परिपक्वता का संबंध, वेरी गुड, विकास से होता है, डेवलपमेंट से होता है, राइट। क्लियर है? आप जब आप विकास पढ़ते होंगे इसका मतलब समझिए आप, एक शब्द आपने पढ़ा होगा वृद्धि, दूसरा पढ़ा आपने विकास, और जब ये दोनों मिलते तब क्या बनती है? तब बनती है आपकी अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में दोनों शामिल है, वृद्धि और विकास। मैं फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूं, अगर परिपक्वता की बात करूंगा तो फिर जैसे सपोज करिए एक 10 वर्ष के बच्चे को दस किलोमीटर पैदल चलना तभी आ पाएगा जब वो 10 वर्ष का होगा। ये बात पहले नहीं आ सकती है। इसका मतलब परिपक्व होने पर ही कुछ चीजें होंगी। अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमारे मानसिक विकास की बात की जाए, एक छोटे से बच्चे में इतना सारा आ जाएगा तो नहीं आएगा। एक समय होगा, एक आयु होगी, जिस आयु में जाकर ही वो चीज होगी। इसका मतलब विकास का और परिपक्वता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ एवं कौशलों में वृद्धि। आंसर प्लीज। वेरी गुड। एक बार आप सभी को पुनः गुड इवनिंग। अगर आपके मन में ये बात आती है कि मैं बार बार नाम लेकर गुड इवनिंग क्यों नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे हर बार कहता था ऑफलाइन में, कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर आप छोटे से आते हो, तो मैं छोटा सा इसलिए आ रहा हूं वीडियो में कि मुझसे सवाल नहीं आने वाला है एग्जाम में, इसलिए सवाल पर ही फोकस करिएगा। सवाल इसलिए बड़ा आपको दिखा रहा हूं ताकि आप सवाल को देखकर समझिए। सवाल समझ जाएंगे जब आप, तो सवाल का आंसर भी आपको आएगा, राइट। मुझसे आज तक कोई सवाल आया नहीं है, बस ये तो आपका स्नेह है कि आप मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते रहते हो। लास्ट लेक्चर में कोई कह रहा था नहीं सर आप तो, कोई एक मैडम है नाम लिया जा रहा था कोई दिल्ली के, उनसे भी बेहतर पढ़ाते हो। बेटा मैं आपको बेहतर इसलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि आप बेहतर पढ़ते हैं, और आप जितने सिंसियर हो उनके लिए मैं सिंसियरली काम करना चाहता हूं, ठीक है। तो बाकी चीजों पर प्रोग्राम है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि। अब ये किससे लगा है? आगे आपका आकार है, सोच समझ है, बिल्कुल है, शरीर का बढ़ना हुआ, अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना हुआ, कौशल स्किल्स,
आकार, सोच समझ एवं कौशलों में वृद्धि से तात्पर्य है यहां पर, राइट। अब देख सकते हो आकार में वजन हो गया, ये शामिल है इसी में। सोच समझ एवं कौशल की अगर बात की जाएगी, सोच समझ और कौशल आ गया आपका, और ज्ञान में वृद्धि, ये सारी चीजें शामिल, यानी तीनों चीजें शामिल है इस वाले विकल्प में, इसलिए फोर्थ इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सर्वोत्तम? अब देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आपने पढ़ा है और आप समझ पाते होंगे, यही तो खास बात है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। चाइल्ड साइकोलॉजी यही तो कहना चाहती है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। वैयक्तिक भिन्नता का नियम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वृद्धि एवं विकास का प्रमुख सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास का प्रमुख सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। आंसर प्लीज समझ कर लगाइएगा। अच्छा, जो उपर्युक्त सभी पर गए हैं ठीक कर लें आप। तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत कहीं है नहीं, ये तत्परता का नियम है। एकता का सिद्धांत कहीं है नहीं, एकीकरण का सिद्धांत है। वैयक्तिक अंतर का, बिल्कुल वैयक्तिकता का है, इसलिए थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास परिणाम है सांस्कृतिक व सामाजिक कारणों का, अभिभावक एवं अध्यापकों के मधुर संबंधों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार पुनः आप देखिएगा, मानव विकास किसका परिणाम है? सांस्कृतिक व सामाजिक कारणों का, अभिभावक एवं अध्यापकों के मधुर संबंधों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, पहली चीज है तो जरूर। अब बात आ रही सांस्कृतिक व सामाजिक कारणों का, ये एक हिस्सा मात्र है। अभिभावक अध्यापकों के मधुर संबंधों का मैं मान सकता हूं एक छोटा सा पक्ष ये हो सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यही व्याख्या कह रहा है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। क्योंकि आप समझ पा रहे हो, वातावरण में शामिल है संस्कृति और सामाजिक कारण, ठीक है। अध्यापकों के मधुर संबंध भी वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास सिर से पैर तथा शरीर के छोरों के मध्य की ओर होती है। सवाल पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन केवल विकल्प को समझना है, इसलिए जल्दबाजी कतई नहीं। वेरी गुड। दूसरा विकल्प देखते हैं, सिर से पैर। अच्छा, सिर से पैर यहां पर भी था तो इतना तो सही था, सिर से पांव की ओर होता है सिफोलोकॉर्डल। शरीर के छोर से मध्य की ओर, ये गलत हो गया। सिर से पैर सही है ये। शरीर के मध्य केंद्र से किनारों की ओर, बिल्कुल सही है ये। पैर से सिर, गलत है ये। पैर से सिर, शरीर के मध्य, तो अगर कहा जाए ये यहां गलत है, ये सही था। दोनों मिलाकर आपका दूसरा सही है। वेरी गुड। ठीक इसी प्रकार आपको जवाब देना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। आंसर प्लीज। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? शाबाश। एक बार अभी हमने पढ़ा था, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया, ये नहीं है, ये है निश्चित प्रतिमान, है समान मॉडल,
समन्वय एकीकरण है। निरंतरता का सिद्धांत अगर कही जाती है लगातार चलने वाला, तो ये भी है, इसलिए नहीं है आपका विशेष। ये कौन सा है? ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये कैसे है? सामान्य से विशिष्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 ए, हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि बी उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है। एक पाठ को जल्दी सीखता है, एक पाठ को देर से सीख रहा है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, अंतः संबंध, व्यक्तिगत भिन्नता। कल वाले सेशन में आप लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि कल आपके क्वेश्चंस कैसे गलत हुए थे। आज देख लो आप, दो बच्चे हैं, सामान्य से विशिष्ट की बात यहां है ही नहीं, निरंतरता की भी बात यहां नहीं, अंतः संबंध भी नहीं है, इसका मतलब एक तो बचा है केवल। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत जटिल माना जाता है दोनों की भूमिकाओं को। व्यवहारवादियों के अनुसार बालक के विकास में सब कुछ वातावरण है, जबकि अव्यवहारवादी मानते हैं कि बालक के विकास में सब कुछ वंशानुक्रम है। तो ये दोनों के बीच का विवाद मनोविज्ञान में प्रकृति पोषण विवाद कहलाता है, और जो कि सबसे बड़ा विवाद है। वातावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, केवल को संदिग्ध मानते हैं तो एक बार सर्किल कर लेते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से, जबकि कुछ अन्य पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा विकल्प कह रहा सीखने और प्रदर्शन करने की एक, अरे आप लोग तो बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं, चलिए वेरी गुड। फिर भी देख लेते हैं तीसरा विकल्प, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा, जीन्स द्वारा पूरी तरीके से, जीन द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्म जातीय विकार को दूर कर देता है। गलत है, गलत है, गलत है, और दूसरा सही है। क्लियर? प्रकृति पोषण विवाद, आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? बिल्कुल, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अधिक शब्द क्यों लगा? अधिक इसलिए लगा क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को या व्यवहार के विषय में ज्यादा अध्ययन कर रहा है। वर्तमान में मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार पे टिकी हुई है, और व्यवहार प्रभावित किससे होता है? वातावरण से। इसलिए वातावरण पर ज्यादा फोकस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से आशय नहीं है। प्रकृति पोषण विवाद, पहले तो अगर इसे बात करेंगे, पूरा चैप्टर प्रकृति पोषण विवाद का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप अगर इसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद। तो अगर बात की जाएगी, प्रकृति और पोषण दो शब्द हैं, इसे कहा जाता है नेचर और इसे कहा जाता है नर्चर। अब अगर हम बात कहेंगे, ये दोनों पक्ष हैं जिनमें क्या है? विवाद है। एक पक्ष ये कहता है वंशानुक्रम, और वो भी सिर्फ वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरा कहता है नहीं, वातावरण। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है, इन दोनों के बीच में जो मतभेद है, वो है प्रकृति पोषण विवाद। इसलिए अगर हम कहें यहां पर कौन सा पक्ष, ये है अव्यवहारवादी, जबकि ये कौन है? ये है व्यवहारवादी। पहला विकल्प है परिवेशीय विशिष्टताएं, प्रकृति से आशय नहीं, मतलब इस वाले पक्ष से आशय नहीं है। परिवेशीय विशिष्टताएं, जैविकीय विशिष्टताएं, वंशानुक्रम सूचनाएं, पैतृकता। आंसर प्लीज। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से आशय नहीं है। प्रकृति से आशय इससे है और इससे आशय नहीं है। तो प्रकृति में
जैविकीय विशेषताएं शामिल हैं, वंशानुक्रम सूचनाएं शामिल है, पैतृकता शामिल है, परिवेशीय किससे शामिल है? वातावरण से। हमारा आंसर होगा फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवेशीय डायरेक्ट वातावरण आया, परिवेश, वातावरण, पोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि तर्क देती है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि अथर्व, अब दो के बीच में डिस्कशन है, महसूस करता है कि यह परिवेश से प्रभावित होता। दोनों के मध्य यह चर्चा किस विषय से संबंधित है? अगर समझ पाए होंगे तो क्लियर कर लेंगे। एक है सृष्टि, एक है अथर्व। एक कह रहा है कि भाषा विकास नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब नेचुरल, बाय द नेचर, और ये वाला परिवेश, ये कह रहा है एनवायरमेंटल। इन दोनों के बीच तो जो नेचुरल है वो कहां चला जाता? वंशानुक्रम, और एनवायरमेंटल ये कहां चला जाता? वातावरण। अब आप देख लो, चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना बिल्कुल नहीं है, स्थिरता अस्थिरता पर बहस बिल्कुल नहीं है, सतत असतत अधिगम पर नहीं है, प्रकृति पोषण विवाद आ गया, प्रकृति पोषण विवाद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक, वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? परिवेशीय अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल विकास पढ़ रहे हो इसलिए सवाल बहुत जटिल हैं, समझने की कोशिश जरूर करें। मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व हैं? तो वैयक्तिक भिन्नता में कौन कौन से निर्धारक तत्व आ गए? परिवेशीय अंतर, ये केवल किसकी बात चल रही? वातावरण की। आनुवंशिकता की, केवल वंशानुक्रम की। आनुवंशिक अंतःक्रिया हो गया थर्ड, राइट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शुक्रकोश और अंडकोश के सहयोग से निर्माण होता है। शुक्रकोश है जिसे आप कहते हो शुक्राणु, और अंडकोश है जिसे आप कहते हो अंडाणु। अगर हम इंग्लिश में बात कर लेते तो ये है आपका स्पर्म और ये है आपका ओवम, और ये क्या है? दोनों सेल हैं, कोशिकाएं हैं। तो शुक्रकोश और अंडकोश के सहयोग से निर्माण किसका होता है? जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब बनता है आपका संयुक्त कोश, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं जाइगोट। आंसर आपका थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता, सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। आया हुआ सवाल है ये कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब अगर हम बात कहेंगे, कॉन्सेप्ट को समझना, ये डार्विन का है, ये बात क्लियर है, इस बात को समझना। लेकिन इसमें एक व्यक्ति का नाम और जुड़ता है, अगर वो कभी विकल्प में मिल जाए तो चुन लेना। और वो है आपके हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही बात कही, उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब सिंपल सी बात है, जिंदा वही रहेगा जो संघर्ष करेगा। अभी अभी बात चल रही है, 10 से 20 लाख बच्चे बैठेंगे सीटेट में, पास वही होगा जो संघर्ष करेगा, जो सीखेगा। तो सीखना जारी रखिएगा, आगे आने वाली जिंदगी का भी यही हाल होने वाला होगा कि जिंदा वही रहेगा जो संघर्ष करेगा। यह है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की अगर बात करेंगे तो डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट कहां दिया है? एक किताब है जिसमें ये चीज दी है उन्होंने। डार्विन की किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ
स्पेसीज, राइट। इस किताब में इस कॉन्सेप्ट को दिया है। इसी पर हर्बर्ट स्पेंसर ने भी काम किया है और उनकी भी एक किताब आई है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, इनकी भी एक किताब है। दोनों कहां के थे? दोनों के दोनों ब्रिटिशर्स माने जाते हैं, राइट। एक दार्शनिक है, एक साइंटिस्ट है। तो अगर पूछा जाता तो यहां विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लॉ ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स के प्रवर्तक हैं बीजमैन, गाल्टन, लेमार्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब कभी बायो के साथ स्टैटिस्टिक्स लग जाएगा तो फ्रांसिस गाल्टन आपके सही हो। जैव सांख्यिकी है, इसे क्या बोलते हैं? अब ये क्या है? 3 पीढ़ियों तक वंशानुक्रम के गुणों का संचरण, और वो भी है माता पिता का 1/2, दादा दादी नाना नानी का 1/4, परदादा परदादी परनाना परनानी का 1/8। यही है आपका फ्रांसिस गाल्टन का एक नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बालक विकास से संबंधित पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया है जीन पियाजे, कोहलवर्ग, ब्रॉन, फेन, ब्रेनर, वाइगोत्स्की। अगर हम कहें इस सवाल को करने का तरीका बच्चा क्या होगा, तो इस सवाल को या इस टाइप के सवाल को एलिमिनेशन पैटर्न पर किया जाता है। पूछा जा रहा पारिस्थितिकीय सिद्धांत, तो जीन पियाजे का तो संज्ञानात्मक है, कोहलवर्ग का कौन सा है? नैतिक है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक है। तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, एक बच्चा केवल ब्रॉन, फ्रेन, ब्रेनर, इनका पूरा परिस्थितिकी मॉडल ये भी प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया जा चुका है, राइट। अगर आप लोग कहेंगे तो इसे दोबारा लेक्चर में शामिल कर लेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे ब्रॉन, फ्रेन, ब्रेनर का सिद्धांत तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में थिंक साइकोलॉजिकली पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है, यह मानना है। टेबुला रासा पर्टिकुलर बात हो रही है, यह है कोरी पटिया। अगस्टाइन, लिवनेज, वॉटसन, लॉक। ये सवाल खूब पूछा गया है, ये लॉक की थिंकिंग में है कि जन्म के समय बच्चा कोरी पटिया होता, और इसी आधार पर कई लोगों ने और स्टेटमेंट दिए हैं, कोरा कागज, खाली स्लेट, राइट। इनका मानना है टेबुला रासा, ये लॉक का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम कहें व्यक्ति का मस्तिष्क कोरा कागज, अरस्तु का अगर कहा जाए खाली स्लेट, तो प्लेटो, और कह दिया जाए कोरी पटिया, तो फिर कौन है? जॉन लॉक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी अगर यहां कंफ्यूजन है तो ये चीजें जाएंगी आपके विकल्प के ऊपर। सपोज करिए यही सवाल दिया जाता और यहां लॉक नहीं होता, प्लेटो होता, तो हम प्लेटो को सही करते। अगर टेबुला रासा ही पूछा जाता, प्लेटो भी नहीं होता, लॉक भी नहीं होते, तो अरस्तु को हम सही कर लेते, राइट। ये है सही, और फिर सही ना मिलना, तो जो मिलेगा वो चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बालकों की शिक्षा के साधन के रूप में सबसे अच्छी एजेंसी किसे माना जाता है? परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य। आप सबको पता है
कि बालकों की शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले परिवार में होती है, इसलिए परिवार से बेहतर कोई संस्था नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो परिवार दे देता है, परिवार का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वंशानुक्रम के संबंध में बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया है। वंशानुक्रम के संबंध में बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया है। डगडेल, गोडार्ड, पियर्सन, स्टेबुक, आपने पढ़ा है। मंद बुद्धि, माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि, और तीव्र बुद्धि के तीव्र बुद्धि। डगडेल ने अध्ययन किया है किसका, यह सवाल भी पूछा गया, चरित्र का। वंशानुक्रम में चरित्र का अध्ययन, जबकि वंशानुक्रम के संबंध में बुद्धि का अध्ययन किया है गोडार्ड ने। राइट। तो बच्चा ये थे आज के इस सेशन के 20 सवाल। उम्मीद है शिकायतें दूर रही होंगी, आप लोगों के अच्छे प्रयत्न हैं और आप बेहतर भी कर रहे हैं। बशर्ते जहां पर कुछ गलतियां रह जाती हैं उन्हें इंप्रूव जरूर करें। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप सीख कर ही अच्छा करेंगे। इसके लिए मैं प्रयत्नरत भी हूं, लगातार कोशिश भी कर रहा हूं, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर आप सबने कहा था कि सर ऑफलाइन, तो हम 24 सितंबर पे भगवान टॉकी चौराहे के पास होटल आशादीप के जस्ट बगल में एक बड़ा सा सेमिनार करने वाले हैं। एक नई संस्था जिसे मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए। संस्था का नाम है निष्कर्ष इंस्टीट्यूट। निष्कर्ष इंस्टीट्यूट इस बार की परिकल्पना थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं आगरा में जहां मैं बात अभी तक किया करता था चाइल्ड सेंटर्ड क्लास की, आगे के कॉन्सेप्ट में हम इसी को डेवलप कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड इंस्टीट्यूट। क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत खराब लगी जहां पर कुछ टीचर्स का एटीट्यूड इतना बदल गया स्टूडेंट्स के लिए कि वो सही से बात तक नहीं करते थे। ये कॉमन सी बात है, आप सबने देखा होगा, शायद जितने बच्चे ऑफलाइन रहे होंगे, कि सबका एक ही कहना था कि सर कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई किसी से बात करो उसके बात करने के तरीके बदल गए। तो इन सारी चीजों को मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं कि ये आपका अपना संस्थान है, तो आप सभी 24 सितंबर समय 11 बजे सादर आमंत्रित हैं, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप लोग जरूर आइएगा। आपके सहयोग का आभारी हूं या आकांक्षी हूं। तो अपने मित्रों को भी लेकर आइएगा और देखिए कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है चाइल्ड सेंटर्ड क्लास का, इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड इंस्टीट्यूट में कैसे बदल सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपके सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी हमको। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही है। जिन लोगों ने लाइक किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, कोशिश करें कि लाइक कर लें, शेयर भी कर दें, अपने मित्रों को बताएं। अब तो हमारा प्रयास रंग लाना चाहिए। ठीक है, हम इसलिए हमारा प्रयास कहते हैं। मैं आपको सिखाकर और आप सीखकर एक नया परिवर्तन कायम करेंगे। तो ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, तनाव बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिटनेस ऑफ द सर्वाइवल है, संघर्ष करेंगे और जीत हमारी होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।